I am innocent, I am not guilty, I am a decent man, the president of my country. नमस्कार। 3 दिन पहले हम लोगों ने दुनिया में एक अभूतपूर्व स्थिति देखी। इतने समय में पहली बार, जब से मैं सक्रिय जीवन जी रहा हूं, जब से 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई है, पहली बार दुनिया के किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश के सेना के द्वारा उसके घर से उसके बीवी के साथ अपहरण कर लेना, उठाकर अपने देश में ले जाना, इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। वो निकोलस मादुरो जिन्हें लैटिन अमेरिकी देशों में 21वीं शताब्दी में सबसे करिश्माई नेता ह्यूगो चावेज की जगह ली। ह्यूगो चावेज 2013 तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे थे और 1998 में राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर कैंसर से मृत्यु होने के वक्त तक ह्यूगो चावेज, जो कि एक वामपंथी नेता थे, अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने। वेनेजुएला अमेरिका के नीचे लैटिन अमेरिकी देशों में एक देश है। यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक हिस्सा है। 300 अरब बैरल तेल के भंडार के अनुमान का इसके यहाँ अंदेशा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति का घर से उठाया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का और इलीगल माइग्रेंट यानी कि अवैध रूप से अमेरिका में प्रवासियों के भेजने का बहुत बड़ा आरोप है और ये अमेरिका में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस घटना के पीछे कहानी कुछ और है। दरअसल वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडार के ऊपर बैठा और यहाँ से तेल की निकासी कम होती है, जैसा जितना कि होना चाहिए। यानी कि 300 अरब बैरल तेल के भंडार में से सिर्फ और सिर्फ लगभग 9 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन यहाँ से निकलता है। और ऐसी स्थिति में दुनिया के तेल बाजार रूस और मिडिल ईस्ट के देशों पे निर्भर है। यानी कि अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के देशों पे अपने तेल भंडार के लिए निर्भर है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला तेजी से अपने शहरीकरण के लिए जाना जाता है, लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में वेनेजुएला के अंदर काफी क्राइसिस हुई। जरूरत की सामानें कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ गया, अवैध प्रवासन की समस्या काफी तेजी से बढ़ गई और अचानक से ऐसा लगा कि वेनेजुएला के अंदर हर दिन प्रतिदिन विद्रोह हो रहा है। वेनेजुएला की आबादी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है और 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की आबादी का यह देश है, जिसकी राजधानी कराकास है और इसकी मुख्य भाषा स्पेनिश है। विवाद के बीच ये जानना जरूरी है कि वेनेजुएला का इतिहास क्या है। अगर आप इतिहास के आईनों में जाएंगे तो 1498-99 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला की यात्रा की और उन्होंने वेनेजुएला का रास्ता ढूंढा। 1521 ईस्वी में स्पेन ने वेनेजुएला को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिकी देशों को यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाया और इसीलिए यहाँ स्पेनिश भाषा काफी चलती है। 1810 ईस्वी में जब नेपोलियन ने स्पेन पे हमला किया तो वेनेजुएला के लोगों को एक मौका मिल गया कि वो कमजोर पड़ते स्पेन से अपनी आजादी की घोषणा कर दे और 1908 से 1935 तक एक तानाशाह जुआन विंसेंट वेनेजुएला को दुनिया के तेल में एक अलग पहचान दिला दी और दुनिया के तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा देश बना दिया। बाद में 1970 के दशक में वेनेजुएला के तेल और इस्पात के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि वहां की तेल की संपत्ति और जो लौह अयस्क इस्पात के हैं उनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया और राष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया गया। उस समय तक अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन 1989 में आर्थिक मंदी आती है और इस आर्थिक मंदी के बीच कार्लेस एंड्रेस पेरेज देश के राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने IMF से कर्ज लेकर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेकर कई प्रकार के खर्चे किए। इसके बाद दंगे, मार्शल लॉ और आम हड़ताल हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। 1992 में कर्नल ह्यूगो चावेज, जो निकोलस मादुरो के गुरु कहे जाते हैं, वामपंथी नेता थे, उन्होंने 2 बार अपने समर्थकों के साथ तख्ता पलट करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। 1998 में जब पुरानी पार्टियों से मोह भंग हो गया तो चावेज, जो कि एक वामपंथी रुझान वाले नेता थे, उन्होंने बोलिवेरियन क्रांति की शुरुआत की और देश के अंदर शासन स्थापित किया और कई प्रकार के समाजवादी और लोक लुभावन आर्थिक सामाजिक नीतियां लागू की। वेनेजुएला के तेल भंडार को एक्सप्लोर करके उन्होंने कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक नीतियां लागू की। 2005 में चावेज भारत के दौरे पे भी आए और 4 दिवसीय भारत के साथ दौरा किया। ऊर्जा और तेल के क्षेत्र में प्रमुख रूप से भारत और वेनेजुएला के संबंध बने। 2006 में वेनेजुएला ने रूस के साथ $3 अरब का हथियार सौदा किया और इस हथियार सौदे के बाद से यह तय हो गया कि अमेरिका पे अब वेनेजुएला की निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगी। 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और तब से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। 1998 से लेकर 2024 तक एक सामान्य बात यह रही, अमेरिका के विपरीत
विपरीत ध्रुवों पे वेनेजुएला चलने का काम किया और इसके कारण लगातार वेनेजुएला अमेरिकी आंखों का किरकिरी बनता चला गया। ऐसी स्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले आते हैं तो एक बड़ा सवाल दुनिया के नक्शे पे पैदा हो जाता है। वो बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी देश को ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को, जो चुना हुआ राष्ट्रपति है, हालांकि उनके चुनाव के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका जैसे देश उनको राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष की नेता मारिया कोरिना, जिन्हें अभी नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला है, वो भी उनको राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं। लेकिन क्या किसी के न मान लेने से किसी देश को यह अधिकार मिल जाता है कि वहां के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा ले? एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड जैसे देशों के ऊपर भी वो आगे चल के कब्जा करेंगे, आगे चल के उनको भी अमेरिकी नीतियों के अनुरूप रहना होगा, तो दुनिया के अंदर अस्थिरता का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा। आप जानते हैं कि कोलंबिया के अंदर ये जो काम हुआ है उसके पीछे तेल एक बहुत बड़ा कारण है। तेल के अलावा जो वेनेजुएला देश है वो और भी कई सारे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध। वेनेजुएला के अंदर 12,000 मिलियन टन लोहा खोने का अनुमान है और 40 लाख टन सोने का होने का अनुमान है। कॉफी वहां की मुख्य फसल है और मक्का और धान अन्य फसल है। ऐसे में वेनेजुएला के 3 करोड़ लोग जो इस समय खराब आर्थिक स्थिति में रह रहे हैं, उनके सामने क्या भविष्य होगा? अभी तो वहां के उपराष्ट्रपति को वहां की केयरटेकर गवर्नमेंट दे दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि हम वहां पे अपनी मर्जी की सरकार बनाएंगे और अपनी मर्जी से वहां के तेल और वहां के तेलों का निष्कासन करेंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वेनेजुएला अपने तेलों का अभी तक अधिक उत्पादन क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पे जो क्रूड है वो हैवी नेचर का है। हैवी नेचर होने का मतलब यह है कि उसकी रिफाइनरी के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एडवांस रिफाइनरी की जरूरत पड़ेगी। सामान्य रिफाइनरी में उसका रिफाइन होना संभव नहीं है, इसलिए वेनेजुएला के तेलों की कम डिमांड है। अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए क्या एंगल? भारत के लिए यह एक अवसर भी है और यह एक चुनौती भी है। जिस दिन राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया गया उसके अगले दिन भारत की सरकार ने बहुत ही टाइट रोप पे बहुत ही सधा हुआ बयान दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट इन वेनेजुएला। न तो वो ट्रंप के एक्शन की बात करते हैं और न वो राष्ट्रपति के गिरफ्तारी की बात करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट इन वेनेजुएला, बहुत ही संतुलित बयान दिया जाता है। भारत को पता है कि जब अमेरिका इस समय भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और व्यापार समझौते को लेकर बात कर रहा है तो अमेरिका के खिलाफ किसी अन्य प्रकार की बयानबाजी इसके संबंधों पे असर डाल सकती है। एक बात। दूसरी बात यह कि भारत को पता है कि अभी वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल का खरीदार चीन है और हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर चीन की कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी शासन के वेनेजुएला पे अधिकार के बाद वेनेजुएला में चीनी कंपनियों के लिए अवसर कम होगा तो भारतीय तेल कंपनियों के लिए अवसर का विस्तार। ऐसे में भारत ये देख रहा है कि हमें वहां पे सस्ता तेल मिलेगा और तेल का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिलेगा। आप ये भी ध्यान रखिए कि 2019 तक भारत अपने कुल तेल का 5वां सबसे बड़ा हिस्सा वेनेजुएला से खरीदता था। बाद में ट्रंप के अलग प्रकार के प्रतिबंधों के बाद भारत ने वहां तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में जब अमेरिका वहां पे दोबारा से प्रशासन को नियंत्रित करता है तो भारत की तेल कंपनियों के लिए वेनेजुएला में एक रास्ते खुलेंगे और चीन का प्रभुत्व कम होना भारत के हक में है। लेकिन अगर यही काम अगर रूस यूक्रेन पे पूर्णतः कब्जा कर लेता है या चीन कल ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो भारत किस स्टैंड से उनके इन कदमों का, किस तरीके से उनके इन कदमों का विरोध करेगा? नैतिक दृष्टि से भारत के लिए ठीक स्थिति नहीं। लेकिन विदेश नीति में सबसे पहले न तो कोई नैतिकता होती है, पहले होता है राष्ट्रहित। भारत अभी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है और वो ये देख रहा है कि वेनेजुएला के चीन से तेल बेचने से अब उसको मुक्ति मिलेगी और वहां पे अमेरिका अपनी तरीके से अगर चीजों को करता है और भारत अमेरिका के खिलाफ न जाता है, भारतीय कंपनियों का चीन के बदले वेनेजुएला के अंदर अवसर की प्राप्ति होगी और वहां हम तेल को लेकर आगे बढ़े। इसके साथ साथ हम ये भी समझना पड़ेगा कि भारत इस समय बहुत ही डिप्लोमेटिक रूप से चारों तरफ से संतुलन करने की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ हमारे संबंध बहुत ही तलवार की धार पे चल रहे हैं, चीन के साथ हमारे संबंध तलवार की धार पे चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आईपीएल का विवाद, क्रिकेटर का विवाद, वहां पे हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या की मामला चल रहा है, पाकिस्तान के साथ पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति खराब है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा कि किस तरीके से भारत को डिप्लोमेटिक टाइट रोप पे चलना पड़ रहा है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि वो अमेरिका के विरुद्ध जाके कोई और स्टेटमेंट दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी देश को यह हक मिल जाता है कि वो किसी देश के अंदर राष्ट्रपति को उठा के अपने यहाँ अपराधी की तरह ट्रीट करे? आज ये समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है वो लोगों से तय होते हैं। वेनेजुएला के लोगों को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति मादुरो का भविष्य तय करे, न कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को। ऐसे में हम ये देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। फिलहाल हमें यह समझना जरूरी है विश्व जो है एक वैश्विक उथल पुथल से गुजर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।